वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लखीसराय से आ रही है, जहां 140 पैकेट गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत इस गांजे की बताई जा रही है। जैतपुर गांव के 83 टोला में कार्रवाई की गई, जिस दौरान ये कामयाबी हासिल हुई है। बढ़ैया पुलिस ने कार्रवाई की और 140 पैकेट गांजे के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, इतनी बड़ी तादाद में गांजे की खपत को लेकर यह शख्स यहां इसकी तस्करी कर रहा था, लेकिन नेटवर्क बड़ा होगा। क्या जानकारी पूछताछ में अब तक सामने? देखिए, यह पहली सफलता नहीं है जैतपुर गांव से। बढ़ैया पुलिस को लगातार जैतपुर गांव में पिछले कई बार छापेमारी कर गांजा का बड़ा खेप बरामद किया था। तो इसी सूचना के आधार पर देर रात बढ़ैया पुलिस को यह सूचना मिली थी कि जैतपुर स्थित 83 टोला में एक घर में गांजा की बड़ी खेप छुपा के रखी गई है। इसी सूचना पे जब वहां पे पुलिस पहुंची और पूरे घर को घेराबंदी की, तो तलाशी के दौरान पहले तो एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के निशानदेही पे जब पुलिस घर के अंदर छापेमारी की तो 140 पैकेट, जो कि 11 क्विंटल लगभग बताया जा रहा है, जिसकी कीमत विवाह 1 करोड़ से 76 लाख के आसपास आंकड़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो यह बड़ी खेप है और बड़ी सफलता है। एक चीज और मैं बता दूं विभा की, जैतपुर गांव में गांजा तस्करी बड़े पैमाने पे होती है और कई यहाँ से गांजा की खेप दूर दूर तक भेजा जाता है। विभा, राकेश, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि इस शख्स के साथ और कौन कौन से लोगों की संलिप्तता रही है, क्योंकि इस तादाद में गांजे की खपत किन किन जगहों पर सप्लाई के तौर पर की जानी थी? जी बिल्कुल, देखिए, जो गांजा तस्करी गिरफ्तार हुआ है उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उसी नेटवर्क के आधार पे जो निशानदेही पे जो बात सामने आ रहा है पूछताछ के दौरान, उसी के आधार पे पुलिस कई जगहों पे छापेमारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जैतपुर से लगातार पुलिस को इस तरह की सफलता मिलती रही है और यह गांजा की खेप कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में सप्लाई करना था, जिसकी तैयारी चल रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। खबर गिरिडीह से, जहां पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई और इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, कैसे ये जोरदार टक्कर बाइक सवार और कार के बीच में होती है। राहत और गनीमत ये कहिए कि ये बाइक सवार जो है वो उछलकर कार की बोनट पर जा गिरा, जिससे ये बाल बाल बच गया और बाइक सवार की जान बच जाती है। बाइक सवार को यहां जैसे मौत छूकर निकल गई हो। मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पपरवा टांड रोड में पड़ने वाले 3 मुहाना टोल टैक्स पॉइंट के पास की यह घटना है, जहां एक बाइक और कार के बीच ये जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में बाइक तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बाइक सवार उछलकर कार के बोनट पर गिरा और इस वजह से यह शख्स बच पाया। घटनास्थल के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस हादसे की तस्वीरें कैद हो गई। तो इस हादसे से सीख लेने की भी जरूरत है। जहां इस तरीके के 3 मुहाने होते हैं, वहां पर गाड़ियों की रफ्तार कंट्रोल में रखने की जरूरत है। हादसों के वक्त सजग रहने की जरूरत है। हालांकि यह शख्स खुशनसीब रहा, इस टक्कर के बावजूद इस शख्स की जान बच पाई। हालांकि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन यह शख्स बच गया। बड़ी खबर पटना से, जहां अपराधी बेखौफ हैं। राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और होटल मालिक आनंद सिंह उर्फ डब्बू सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना पाटलिपुत्र कॉलोनी की है, जहां उसके घर के पास ही अपराधियों ने उसे गोली मारी। आनंद सिंह को इलाज के लिए फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में आनंद सिंह को गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस अपनी तहकीकात और तफ्तीश में जुटी हुई है।
तो जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही होटल का संचालन भी करते हैं। घर के पास ही अपराधियों ने इन्हें गोली मारी। हालांकि इस वक्त ये इलाजरत पाटलिपुत्र कॉलोनी की यह घटना और एक बार फिर से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। अपराधियों की दुस्साहस देखिए कि इस तरीके से राजधानी में घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पटना में 2 सितंबर को एक आभूषण दुकान में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के सामान के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि गांव और छोटे शहरों से राजधानी में पढ़ाई कर करियर बनाने आ रहे छात्र क्राइम में करियर तलाश रहे हैं। जाहिर है यह खबर जितनी नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाली है, उससे कहीं ज्यादा अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर अलर्ट करने वाली भी है। क्या पटना में पढ़ाई की आड़ में अपराध के दलदल में फंस रहे हैं छात्र? क्या कोचिंग की आड़ में क्राइम में आजमा रहे हाथ? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पटना पुलिस ने एक आभूषण दुकान में हुए लूटकांड में कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। पुनाई चक के पास एक लॉज से गिरफ्तार ये तीनों छात्र में से कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करने नवगछिया से आया था, तो कोई मेडिकल की तैयारी करने भोजपुर से आया था। लेकिन गलत संगत में पड़कर इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और सबसे पहला निशाना एक आभूषण दुकान को बनाया, वो भी बिल्कुल पेशेवर अपराधियों की तरह। यानी ये खबर घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हर बच्चों के अभिभावकों को भी बेहद सावधान करने वाली है। ये तीनों लड़के यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था। एसके पुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th 12th की पढ़ाई करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस ही बरता, जो पूछताछ में इन्होंने बताया। पुलिस ने 2 सितंबर को लूटे गए सारे आभूषण और कैश को बरामद कर लिया है। 2 बाइक और एक हथियार भी बरामद किए हैं। लेकिन पुलिस के लिए इन अपराधियों की पहचान इतनी आसान नहीं थी। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह सर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं। अब इसे शहर की चमक दमक का असर कहिए या कच्ची उम्र में ही महंगे होटलों में खाना, नशाखोरी, गाड़ियों का शौक पूरा करना और अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने की चाहत। लेकिन हैरानी की बात है कि जो छात्र अपना कैरियर बनाने और माता पिता के सपने को पूरा करने पढ़ने के लिए पटना आते हैं, वो यहां आकर कोई और राह पकड़ लेते हैं। तो ऐसी नई पीढ़ी का क्या होगा मालूम नहीं, पर अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह के खिलाफ आज समस्तीपुर कोर्ट फैसला सुना सकता है। दोनों आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार दिए गए हैं। पूर्व विधायक के खिलाफ 2000 में केस दर्ज किया गया था। पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह पर 4 जून 2000 में सीपीएम के नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमले का आरोप है। समस्तीपुर एडीजे 3 एमएलए कोर्ट ने 10 सितंबर को पूर्व विधायक और उनके भाई को दोषी करार दिया। सजा को लेकर आज बहस होनी है। रामबालक सिंह समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वे चुनाव हार गए थे। पटना निगम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। यह हड़ताल अब भी जारी है। इससे पहले 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और ये दोनों दौर की वार्ता बेनतीजा रही। बैठक में मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई, कोई बात नहीं हुई।
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव से ये वार्ता हुई। आपको बताते चले रविवार को 4 घंटे तक इसे लेकर बैठक होती है, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रह गई। कर्मचारियों ने हड़ताल को जारी रखने का ऐलान कर दिया। गतिरोध खत्म कराने के लिए आज एक बार फिर से ये वार्ता होने वाली है। और अब बात पंचायत चुनाव की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज का नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में बिहार के 34 जिले के 48 प्रखंडों में चुनाव होने वाले हैं और बिहार निर्वाचन आयोग के बाहर से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज का नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। आज बिहार के 34 जिले के 48 प्रखंडों में जो है वो नॉमिनेशन किया जा रहा है। दूसरे फेज का आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और बताते चले कि नॉमिनेशन के बाद जो है नामांकन पत्रों की जांच जो है वो शुरू होगी। 18 सितंबर तक जो कैंडिडेट हैं वो अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 18 सितंबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। इस फेज़ के लिए दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसके लिए मतदान 29 सितंबर को होगी। तमाम जो मतदाता हैं वो इस दिन जो है 29 सितंबर को अपना मत का इस्तेमाल करेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटिंग करेंगे। तो इसको लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है और मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुगम हो, कोविड के जो संक्रमण है उसको भी ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आज चूँकि आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, तो ऐसे में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पुख्ता रहे, इसकी तैयारी भी पूरी है। और आज नॉमिनेशन दूसरे फेज का आखिरी दिन है, तो ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं जो अब तक अपना नॉमिनेशन नहीं किए हैं वो आज जो नॉमिनेशन सेंटर है वहां जाकर के नॉमिनेशन करेंगे। ऑनलाइन भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया रखी गई है। तो ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे फेज के आज अपना जो किस्मत है उसके लिए पहला कदम चुनावी प्रक्रिया के वो बढ़ाएंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आज भी एमबीबीएस के छात्र प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवा बाधित करने वाले हैं। पटना के पीएमसीएच की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग और पूरे प्रदेश से यहां पर इलाज कराने के लिए मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं और ऐसे में जब ओपीडी सेवा बाधित की जाएगी तो इलाज कराने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ओपीडी सेवा बाधित होने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। रिजल्ट में गड़बड़ी का विरोध आज एक बार फिर से एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो करेंगे और विरोध जो है वो ओपीडी सेवा को बाधित करके करेंगे। राज्य भर के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे ओपीडी सेवा आज बाधित रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएमसीएच का ये नज़ारा है। यहाँ पे ओपीडी में अपना इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनके जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ पे ओपीडी सेवा जो है उसका सेवा लेने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए हाथ में पुर्जा भी ये ले रखे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं रोहतास जिला से, कोचस से। क्या किस चीज़ का इलाज करवाना है? प्लाकी से लड़का को कराना है, लड़का को दिखाना है। दिखाने हैं? हाँ। क्या हुआ है लड़का को? लड़का को गिल्टी टाइप का यहाँ पर हुआ है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार गुप्ता। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं सर गोपालगंज जिला से आया हूँ। गोपालगंज जिला से। क्या सर? तोसीन राजा। क्या परेशानी क्या है? किस चीज़ का इलाज करवाना है? सर मेरा पेट का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द रहता है, उसी को दिखाने हैं। आप बताइए कहाँ से? क्या देखिए सर, बात ऐसा है कि हम मुंगेर से आए हैं और 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक टिकट काउंटर पे कोई नहीं आया है। ये टिकट काउंटर नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन काउंटर है सर, यहाँ पे कोई नहीं आया है। अभी तक हम लोग खड़े हैं लाइन में और हम मुंगेर से आए हैं। हमको स्किन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं सर। देखिए ये तमाम लोग जो हैं बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो ओपीडी की सेवा जो है उसके लिए यहाँ पे ये लोग तमाम लोग आए हैं इलाज करवाने। दूर दराज से आए हैं, कोई सीमांचल से आया है तो कोई औरंगाबाद से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है।
वैशाली से, पटना से भी लोग आए हैं यहाँ पे। लेकिन सबका जो है कहना ये है कि ओपीडी सेवा जो है वो अगर आज बाधित होती है तो ऐसे में परेशानी बड़ी होगी और परेशानी जो है काफ़ी हो जाएगी, चूँकि दूर दराज से आए हैं, काफ़ी वक्त लगा है। तो ऐसे में डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि आप विरोध कीजिए, विरोध का तरीका आपका होना चाहिए, लेकिन जो ओपीडी सेवा है जो आम लोगों के लिए जो है वो खोला गया है, रखा गया है, उसे आप बाधित ना करें। बहरहाल देखना होगा कि जो MBBS डॉक्टर हैं जो नाराज हैं रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के, उन पर इन लोगों की बातों का असर होता भी है या नहीं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बगहा में नहरों की सफाई नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नहर का अधिकांश हिस्सा सिल्टेशन की वजह से टापू में तब्दील हो गया है। अब जब नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है तो बांध टूटने लग रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक दशक से नहरों की सफाई ही नहीं हुई और यही वजह है कि अधिकांश किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों ने विभाग और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हर खेत तक पानी पहुंचाने की सरकार की मुहिम कई इलाकों में दम तोड़ रही है और लगातार नहरों में पानी आने की स्थिति में बांध टूटने की शिकायतें भी तमाम आती है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं तिरहुत मुख्य नहर का, यह तस्वीर हम सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 300 फीट चौड़े इस नहर की जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सिमट कर 100 फीट महज रह गया है और एक बड़ा इसका नहर का, मुख्य नहर का जो आप देख सकते हैं, नहर का जो इलाका है इसका 200 फीट करीब पूरी तरह सिल्टेशन से तबाह हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि नहर का पानी जब भी जाएगा आगे के इलाके में पहुंचने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी और यही कारण है कि इस सिल्टेशन के कारण तमाम जगह पर नहरों के बांधों पर दबाव बनता है और लगातार नहरों के टूटने की शिकायत आते रहती है। विभाग की लापरवाही है, यहाँ किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाता है। नहीं तो इसका बराबर अगर डिसिल्टेशन किया जाए तो पानी बढ़िया से हर खेत तक पहुँचेगी। लेकिन यहाँ आपके सामने है कि 300 फीट चौड़े नहर में मात्र जल की धारा 100 फीट से भी कम में बह रही है। हम जाने की कोशिश करते हैं तो खेतों तक पानी नहीं जा रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम जिम्मेवार सरकार को मानते हैं। हाँ, मानते हैं कि माननीय सरकार इस पर कोई देख सुन नहीं कर रही है, कोई इसका परीक्षण नहीं हो रहा है। सरकार से हम कहेंगे ताकि इसको देखभाल करके सफाई नहर को किया जाए, नहीं तो पानी इसमें चलने वाला लायक नहीं है। सुपौल में भी नेपाल बसता है। ये नेपालियों का एक ऐसा गांव है जो 111 सालों से कैद है। इस गांव के लोगों को 75 साल पहले आजादी केवल अंग्रेजों से मिली, लेकिन आज भी अपनी समस्याओं के ये लोग गुलाम हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद सुपौल का एक ऐसा गांव है जहां आज भी सड़कें नहीं हैं। यहां के लोग आज भी चचरी के सहारे जीवन जी रहे हैं और स्थिति यह है कि पगडंडियों के सहारे उन्हें जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि अभी हम बता रहे नेपाली टोल है जहां पर 110 वर्षों से नेपाली मूल के, पहाड़ी मूल के लोग रहा करते हैं और लेकिन यहां पर जाने के लिए सड़कें आज भी नहीं है। धान के खेत के बीच बनी इस मेड़ से मोटरसाइकिल गुजर रही है। बरसात के कारण खेतों में पानी जम गया है। मोटरसाइकिल का पहिया कीचड़ में धंसता जा रहा है। गांव से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ का तो बहुत स्थिति खराब है। लगभग 4 साल से इधर जाते हैं, लेकिन यही स्थिति से इधर से गुजरना पड़ता है। पता चला आज तक 100 वर्ष से यहाँ सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं, जब से हम आ रहे हैं तब से तो ऐसा ही है यहाँ पे। 1910 ईस्वी के आसपास में लतौना दक्षिण के शिवनगर गांव में नेपाली टोला बसा था। उस समय से अब तक यहाँ सड़क नहीं बन सकी। यहाँ के लोग साल के 3 महीने जल कैदी रहते हैं। सड़क नहीं होने के कारण गांव तक कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाती। इस कारण लोग शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन फसल कटने के बाद ही करते हैं। दादा पुरखा के समय से ही सड़क नहीं है, लगभग 100 साल से पहले से। मैं भी 50-40 को क्रॉस कर चुका हूँ, तब से अभी तक सड़क तो है नहीं।
वोट गिराते हैं कि नहीं आप लोग? जी हाँ, वोट तो गिराते हैं, नेताजी सब आते हैं, मीठी मीठी बात कह करके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं अपने क्षेत्र को फिर वापस आते नहीं है लौट। शादी सीजनल होती है सर, शादी यहाँ पर सीजनल होती है। सीजन में जब फसल उसल कटता है तो गाड़ी किसी तरह से आती है, तो उस समय हम लोग की शादी होती है। बरसात के दिनों में यहाँ के लोग चारों ओर से पानी से घिर जाते हैं। गांव में एक टूटा फूटा चचरी का पुल है। इसी चचरी के पुल से होकर बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत एमएलए एमपी, बहुत जो है ऑफिशियल वर्क, बहुत पैसा हम लोग गए, हर जगह पेपर भी बहुत बनाए। जो दबंगगिरी के चलते हम लोगों का सड़क नहीं बन सका है, उससे अभी भी हम लोगों का पेपर ऑफिस द्वारा जो है लगा हुआ है, और पेपर हम लोग बना करके देते हैं। उसमें ऑफिस के माध्यम से जो है पेपर को दबा दिया जाता है। कुछ बीच में रेती जमीन सब है, वो रेतों द्वारा जो है सड़क होने के लिए नहीं दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में नेपाली मूल के लोग यहाँ दशकों से बसे हुए हैं। सड़क के अभाव में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में काल के गाल में असमय समा जाते हैं। नेपाल में ब्याही गई बेटियां इस कठिन डगर को पार कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचती हैं। ऐसा लगता है कि बिहार ऐसा माने जैसे इंडिया इतना डेवलप हो गया है, अभी तो हम नेपाल में रह रहे हैं, शादी करके उधर चले गए हैं, लेकिन माने जब से हम आए हैं कभी नहीं माने ये इसका विकास का नाम ही नहीं यहाँ का दिखते हैं। तो ये नेपाली मूल के लोग हैं जो 110 वर्षों से अपने गांव में कैद हैं। निकलने के लिए इन्हें कोई रास्ता नहीं है और बारिश के दिनों में ये जल कैदी की तरह जीवन जीते हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार जो विकास की निरंतर गाथा लिख रही है वो इस इलाके के लिए कब नजरें इनायत करती है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।